हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे नव उदारवाद की। ठीक है। स्वेच्छातंत्रवादी भी कहते हैं इसे, इंग्लिश में लिबर्टेरियनिज्म भी कहते हैं। पढ़ते हैं हेयक के इस पे क्या विचार थे नव उदारवाद पे। ठीक है। नंबर 1, हेयक ने पुनः पुलिस राज्य और रात्रि प्रहरी राज्य के विचार को स्थापित किया। मतलब इसने क्या बोला था, पुलिस राज्य होना चाहिए और नाइट वॉच होना चाहिए, और न्यूनतम राज्य का विचार दिया, मतलब राज्य के कम से कम कार्य होने चाहिए। कल्याणकारी राज्य के तो ये विरोध में ही था। ठीक है। इन्होंने राज्य को केवल एक नियंत्रणकारी संस्था के रूप में चित्रित किया, कंट्रोलिंग एक इंस्टीट्यूट के रूप में। इसी नव उदारवादी विचारधारा को वैश्वीकरण के रूप में स्वीकार किया गया। क्या बात है। जो नव आज वैश्वीकरण जो आया है वो एक नव उदारवादी विचारधारा का एक रूप है। अब पढ़ते हैं नव उदारवाद में क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट है। नंबर 1, राज्य एक तटस्थ संस्था है, न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को चयन की स्वतंत्रता है और राज्य कभी भी यह नहीं बताएगा कि व्यक्ति के लिए अच्छा क्या है। ये पहला पॉइंट है नव उदारवाद का, कि वो एक तटस्थ संस्था है, व्यक्ति को नहीं बताएगा वो क्या काम करे क्या ना करे। नंबर 2, रोलिंग बैक ऑफ स्टेट, जिसका अभिप्राय है कि कल्याणकारी राज्य के विचार को पुनर्परिभाषित किया जाए या करने की आवश्यकता है। मतलब जो कल्याणकारी राज्य है उसको दोबारा से परिभाषित किया जाए, ये भी दूसरा पॉइंट है। ठीक है। नंबर 3, व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता की पहल पर अत्यधिक बल दिया, इसीलिए समुदाय जैसे विचारों का अभाव है। इसने जो है समुदाय की जगह, समाज की जगह व्यक्ति की फ्रीडम और ऑटोनोमस पर ज़्यादा जोर दिया है। नंबर 4, हेयक ने पुनः पुलिस राज्य और रात्रि परिराज्य के विचार को स्थापित किया और न्यूनतम राज्य का विचार दिया। ठीक है, वही विचार है, एक नियंत्रणकारी संस्था के रूप में चित्रित किया। नंबर 5, नव उदारवादियों का मानना है कि समुदायों को महत्व देने के कारण समाजवाद, फासीवाद एवं मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा है। मतलब अगर समुदाय को ज़्यादा महत्व देंगे तो इससे क्या होगा, समाजवाद बढ़ेगा, फासीवाद बढ़ेगा, मार्क्सवाद बढ़ेगा। इसीलिए इनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता का विनाश हुआ है। ये कहते हैं इन तीनों की वजह से व्यक्ति की आज़ादी का यानी फ्रीडम का विनाश हुआ है। हेयक ने अपनी किताब मिराज MIRAGE मिराज ऑफ सोशल जस्टिस में लिखा है कि सामाजिक न्याय का विचार निरर्थक है, मतलब बेकार, एकदम कूड़ा करकट है। अर्थात सामाजिक न्याय जैसा कोई विचार नहीं होता। ये हेयक का मानना था, मेरा मानना नहीं, हेयक का। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गरीब वंचित है वह दुर्भाग्यशाली हैं और दुर्भाग्य में समान वितरण एवं अन्याय में अंतर होता है। इनका मानना है जो गरीब हैं वो दुर्भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले नहीं हैं, कह रहे। और उनमें जो समान जो वितरण होता है वो अन्याय में अंतर नहीं होता। जिस प्रकार अन्याय में अंतर किया जाता है वैसे इनमें सुविधाएं देना भी एक अन्याय के समान ही है, ये कह रहे हैं। समाज के संसाधनों का सभी लोगों में समान वितरण न्याय है। समाज के संसाधनों का सभी लोगों में समान बांटना ही न्याय है। आगे क्या बात करते हैं देखते हैं। हेयक ने कहा कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था को संचालित करने का सबसे बेहतर तरीका है। यानी कि जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था को चलाने का सबसे बढ़िया तरीका है। दो तरह की अर्थव्यवस्था होती है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था, बाजारवादी, पूंजीवादी। ये बाजारवादी सबसे बढ़िया है, एक का मानना था। ये जहाँ संसाधनों का उचित प्रयोग होता है एवं जहाँ कुशलता और क्षमता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है,
जहाँ कुशलता और क्षमता कैपेसिटी को बहुत अच्छा महत्व दिया जाता है। उसने प्रगतिशील करारोपण का भी विरोध किया। एक ने टैक्स का भी विरोध किया। नॉजिक की बुक है स्टेट एनार्की एंड यूटोपिया, राज्य अराजकता और कल्पनालोकी। न्यू लिबरलिस्ट हैं ये जो हैं, ये भी एक नव उदारवादी थिंकर है। नॉजिक ने आत्म स्वामित्व के सिद्धांत की बात करी है। नॉजिक ने व्यक्ति की स्वायत्त प्राथमिकता का समर्थन करते हुए कहा, पहले इस विश्व पर किसी का नियंत्रण नहीं था और व्यक्ति के द्वारा अपनी क्षमता और प्रतिभा का प्रयोग करते हुए इस विश्व पर नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है, पहले किसी का राज्य नहीं था, ये नॉजिक का मानना है। ठीक है, अब व्यक्ति ने अपनी क्षमता और प्रतिभा के द्वारा इस विश्व पर नियंत्रण स्थापित कंट्रोल किया। इसीलिए संपत्ति का मालिक व्यक्ति है। यद्यपि उसने यह भी कहा है कि संपत्ति का अर्जन धोखेबाजी से नहीं होना चाहिए। ये नॉजिक ने ये भी कहा है कि व्यक्ति की संपत्ति का मालिक है, लेकिन उसने साथ में ये भी कहा धोखेबाजी से संपत्ति अर्जित नहीं होनी चाहिए। अब फ्रीडमैन का क्या विचार है, इस पर लिखो FRIEDFMAN ने कहा है कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था में ही स्वतंत्रता संभव है। फ्रीडमैन का भी मानना था कि बाजारवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें ही सबसे आज़ादी संभव है, यानी फ्रीडम, लिबर्टी। अब हम बात करते हैं कॉन्टेम्परेरी लिबरलिज्म आफ्टर 1970। ठीक है, समकालीन उदारवाद की बात करते हैं। समकालीन उदारवाद, इसमें 4 कैटेगरी हैं। पहला है न्यू लिबरलिज्म, नंबर 2 बहुसंस्कृतिवाद मल्टीकल्चरलिज्म, नंबर 3 समुदायवाद, नंबर 4 समतावादी इगेलिटेरियनिज्म। ठीक है, एक मिनट। चलो ये भी पढ़ लेते हैं, कॉन्टेम्परेरी लिबरलिज्म। न्यू तो पढ़ लिया, अब कॉन्टेम्परेरी भी पढ़ लेते हैं। नव उदारवाद ये किस पे ज़्यादा जोर देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। नंबर 2 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। नंबर 3 स्टेट मिनिमम एंड न्यूट्रल। नंबर 4 चयन की स्वतंत्रता। अब हम बात करते हैं समुदायवाद एवं नव उदारवाद के मध्य में जो विवाद है वो किस चीज़ को लेके है। समुदायवाद एवं नव उदारवाद, कम्युनिटेरियन एंड न्यू लिबरलिज्म। समुदायवाद की बात करते हैं, ये किस पे ज़्यादा जोर देता है। नंबर 1 व्यक्ति की अपेक्षा समुदाय अधिक महत्वपूर्ण है, ये समुदाय पर ज़्यादा जोर देता है। जबकि उदारवाद क्या कहता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है। नंबर 2 कल्याणकारी राज्य की बात की है, जबकि नवोदारवाद ने क्या बोला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर बल दिया। नंबर 3 समुदायवाद क्या कहता है, राज्य को समाज में अच्छे मूल्य को प्रोत्साहन करना चाहिए। जबकि नवोदारवाद क्या कहता है, नंबर 3 व्यक्ति अपने उद्देश्यों से पहले है। ठीक है, नंबर 4 सभी चयन अच्छे नहीं होते, ये किसका मानना है, समुदायवादी का। और उदारवाद का क्या मानना है, नवोदार चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे। और नंबर 5 राज्य तटस्थ है, न्यूट्रल है, ये नवोदारवाद का मानना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं समुदायवाद का प्रतिपादन वर्ष 1982 यानी 1982 में माइकल सैडल के विचारों से हुआ। माइकल सैडल के विचारों से समुदायवाद का उदय हुआ। उन्होंने बुक लिखी लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, मतलब लिबरलिज्म उदारवाद और सीमाएं ऑफ न्याय, मतलब न्याय का उदारवाद और सीमाएं, ये लिखी। इसमें सैडल ने उदारवादी विचारों की आलोचना करते हुए कहा, उदारवादी विचारों की आलोचना करते हुए सैडल ने क्या कहा कि नव उदारवादियों के द्वारा व्यक्ति को समाज से अलग थलग और अमूर्त
अमूर्त अणु के रूप में चित्रित किया गया है कि जो नव उदारवादियों ने व्यक्ति को समाज से अलग थलग कर दिया है वो अमूर्त अणु के रूप में बताया है उन्होंने। समुदायवादी की बुक, समुदायवादी कौन कौन है? पहला है सैंडल, माइकल सैंडल। उनकी बुक है सेल्फ इज ए सोशल सेल्फ अर्थात व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। उनका ये मानना था व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। नंबर 2, व्यक्ति अव्यवस्थित है। व्यक्ति परिवार में, स्कूल में, चर्च में, धार्मिक संस्थानों में, राष्ट्रीय हित में, समुदाय में अवस्थित है। नंबर 3, इनके पूरे मतलब इनका मानना था कि जो समुदायवादी हैं वो व्यक्ति को अवस्थित कर देते हैं, समुदाय को ज़्यादा जोर देते हैं, व्यक्ति को उतना स्थान नहीं देते। नंबर 3, इनके पूरे चिंतन के केंद्र में समाज है। नंबर 4, हमारा उद्देश्य हमसे पहले आता है, मतलब व्यक्ति से पहले उसका क्या आता है? उद्देश्य से पहले आता है। नंबर 5, व्यक्ति समाज का भाग है। ये सब मानना था सैडल का। समुदायवादियों ने नवोदारवादियों की उस मान्यता को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। जो समुदायवादी हैं उन्होंने नवोदारवाद की सभी मान्यताओं को अस्वीकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करता है, जबकि समुदायवादी ये मानते हैं कि समुदाय हमारे जीवन के लक्ष्य निर्धारित करता है। ठीक है, जीवन के टारगेट निर्धारित करता है। और समुदायवादियों की मान्यता है कि सही समुदाय में न्याय अंतर्निहित होता है। इसलिए परिवार एक न्यायपूर्ण संस्था है जो व्यक्तियों के द्वारा निर्मित नहीं है, जो व्यक्तियों के द्वारा कंट्रोल में नहीं है। चार्ल्स टेलर, वॉल्टर संजल समुदायवादी हैं। कौन कौन से? चार्ल्स टेलर, वॉल्टर संजल। वॉल्टर ने उदारवादियों के व्यक्ति के सार्वभौमिक स्वभाव के चित्रण का विरोध किया है। ठीक है, मतलब एक जैसा व्यवहार हो, सार्वभौमिक, वो चित्रण का उन्होंने विरोध किया है। वॉल्टर के अनुसार समुदाय एक समान नहीं होते, बल्कि वह बहुलवादी एवं विविधतापूर्ण हैं। वॉल्टर ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला कि प्रहार करते हुए कि जो समुदाय है वो एक तरह का नहीं होता, ना ही एक समान, बल्कि बहुलवादी एवं डाइवर्सिफाइड होता है। अब पढ़ते हैं नव उदारवाद एवं समुदायवाद में क्या समानता थी। उदारवाद और समुदायवाद दोनों विचारधाराओं का उदय यूरोप एवं अमेरिका में हुआ, इसलिए दोनों में अनेक प्रकार की समानताएं विद्यमान हैं। ठीक है। नंबर 1, दोनों विधि के शासन और संविधान के शासन को मानते हैं। ठीक है, रूल ऑफ लॉ और संविधान के शासन को भी मानते हैं। नंबर 2, दोनों के अनुसार स्वतंत्रता, न्याय, समानता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, दोनों मानते हैं, नवोदारवाद और समुदायवाद। नंबर 3, दोनों के विचारधाराओं का मूल आर्थिक आधार बाजारवाद पूंजीवाद है। दोनों की जो विचारधाराओं का जो मूल आधार है वो बाजारवाद पूंजीवाद, मतलब दोनों बाजारवाद पूंजीवाद को मानते हैं। निष्कर्ष क्या निकालें? समुदायवाद उदारवाद का ही विस्तार माना जाता है। जो समुदायवाद है उसको उदारवाद का ही विस्तार माना जाता है, परंतु समुदायवादियों के चिंतन में समुदाय केंद्र में है, व्यक्ति नहीं है। और समुदायवादियों की आपत्ति है कि उदारवादी स्वयं को तटस्थ मानते हैं। समुदायवादी ये भी कहते हैं कि उदारवादी अपने आप को तटस्थ मानते हैं, लेकिन वह स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये मानना है, मतलब फ्रीडम को और ऑटोनोमस को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास करते हैं।
उदारवाद एवं बहुसंस्कृतिवाद को पढ़ते हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट। उदारवादी लोकतंत्र में जो है प्रत्येक नागरिक समान है धर्म जाति संस्कृति को लेकर। नंबर 2 से तटस्थ राज्य भी कहा जाता है धर्म के संस्कृति जाति के प्रति। नंबर 3 भेदभाव का अभाव है। नंबर 4 अधिकार एवं स्वतंत्रता सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। ठीक है, ये सब उदारवादी लोकतंत्र में है। यूएसए में वाइट। नंबर 2 हेट्रोसेक्सुअल। नंबर 3 मेल। यूएसए में क्या है? वाइट एंड ब्लैक, नॉन वाइट, हेट्रोसेक्सुअल, होमसेक्सुअल। नंबर 3 मेल फीमेल। इसी को बहुसंस्कृतिवाद कहा गया है। 1980 के दशक में विल किमेल्का, भीकू पारेख इन्होंने कहा है कि बहुसंस्कृतिवाद का अभिप्राय अनेक संस्कृतियों की उपस्थिति है। इनका मानना है विल किमेल्का और भीकू पारेख का कि बहुसंस्कृतिवाद का मतलब है अनेक संस्कृतियों की उपस्थिति। ठीक है, यद्यपि भीकू पारेख ने माना है कि बहुसंस्कृतिवाद विविधता से पृथक है। जो भीकू पारेख थे एक बहुसंस्कृतिवादी थिंकर है, उनका मानना है विविधता से पृथक है बहुसंस्कृतिवाद, क्योंकि बहुसंस्कृतिवादी मूल्यतः 3 मान्यताओं को केंद्र में रखते हैं जो बहुसंस्कृतिवादी हैं। नंबर 1 सभी समुदायों की संस्कृति और विशेषकर अल्पसंख्यकों की संस्कृति की पहचान। जो सभी समुदायों की संस्कृति और विशेषकर अल्पसंख्यकों की जो संस्कृति है उनकी अलग अलग पहचान, क्योंकि प्रत्येक समाज में कोई ना कोई एक प्रभुत्वकारी संस्कृति होती है। संस्कृति के आधार पर व्यक्ति की पहचान सार्वभौमिक नहीं है। समझे? कोई एक संस्कृति सब जगह हो वो भी जरूरी नहीं है। समुदायवादी इस तरह बताते हैं कॉन्सेप्ट को कि किसी देश में समाज में कोई एक मतलब ऐसा होगा, ऐसी संस्कृति होगी जो ज़्यादा मेजोरिटी में होगी, बाकी अल्पसंख्यक होंगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं एक संस्कृति पूरे समाज देश पे लागू होती हो। नंबर 2 भीकू पारेख ने कहा कि प्रत्येक संस्कृतियों को मान्यता दी जानी चाहिए, जिसका अभिप्राय है ना तो कोई संस्कृति अच्छी है और ना ही कोई संस्कृति खराब। मतलब सबको मान्यता दी जानी चाहिए, सबको बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए। विल किमेल्का का क्या मानना है वो पढ़ते हैं। के अनुसार अल्पसंख्यकों को समान अधिकार की बजाय विशेष अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है। मतलब समान की जगह स्पेशल अधिकार दिए जाएं जो अल्पसंख्यक हैं उनको। इसीलिए बहुसंस्कृतिवादी ये मानते हैं कि उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य भी भेदभाव कर सकता है। इसीलिए जो बहुसंस्कृतिवादी हैं वो ये भी मानते हैं भेदभाव हो सकता है लोकतांत्रिक राज्य में, क्योंकि व्यक्ति की 2 प्रकार की पहचान होती है। नंबर 1 नागरिक के रूप में, नंबर 2 सांस्कृतिक समुदाय के सदस्य के रूप में। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उनका उचित प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। मतलब ये भी मानते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यद्यपि किमेल्का ने अल्पसंख्यकों को 2 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 मूल अल्पसंख्यक, नंबर 2 प्रभावी अल्पसंख्यक। अब पढ़ते हैं। किमेल्का ने कहा है अल्पसंख्यक अधिकार या प्रवासी अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक के अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। जो प्रवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक अधिकार या प्रवासी अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इन समुदायों के द्वारा संस्कृति की बजाय पैसों को अधिक महत्व दिया गया है जो प्रवासी हैं, जो दूर से आए हैं। इसीलिए अल्पसंख्यक अधिकार केवल स्थानीय अल्पसंख्यकों, मतलब जो दूर से काम धंधे के लिए आए हैं, उनको अल्पसंख्यक के अधिकार नहीं दिए जाएंगे। जो वहाँ टेम्परेरी जो परमानेंट रहते हैं, स्थानीय हैं, उनको ही दिए जाएंगे।
यद्यपि किमेल्का के इस विचार से भिखु पारिक सहमत नहीं है, मतलब दोनों सहमत नहीं हैं, अलग अलग विचार रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रत्येक समुदाय और प्रत्येक अल्पसंख्यक की संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, चाहे कौन सी भी हो, चाहे बाहर से आए चाहे अंदर से, सभी अल्पसंख्यक की रक्षा होनी चाहिए। किसका मानना था? भिखु पारिक का। अब बहुसंस्कृतिवादियों का उदारवादियों के बारे में क्या विचार है वो बताते हैं आपको हम। बहुसंस्कृतिवादियों ने उदारवादियों की मूल्य मान्यताओं को स्वीकार किया। जो बहुसंस्कृतिवादी हैं उन्होंने जो उदारवाद की जो मूल्य मान्यता उसको स्वीकार किया। मूल्य मान्यताएं कौन कौन सी है? इन्होंने स्वतंत्रता, संविधानवाद, अधिकार और पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का समर्थन किया। फ्रीडम, संविधानवाद, अधिकार, इनके अनुसार उदारवादी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक अच्छे उदारवादी, नंबर 2 बुरे उदारवादी। उदारवादी मानते हैं कि संस्कृति की रक्षा में कोई समस्या नहीं है, परंतु इसकी रक्षा के नाम पर व्यक्ति को विवश न किया जाए। मतलब कहते हैं संस्कृति की रक्षा में कोई समस्या नहीं है, परंतु इसकी रक्षा के नाम पर व्यक्ति को विवश न किया जाए, मजबूर न किया जाए। इसीलिए उदारवादी संस्कृति की कोई नाम पर व्यक्ति को परेशान न किया जाए, व्यक्ति की आज़ादी को ज़्यादा महत्व देते हैं संस्कृति के नाम पर। इसलिए उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद के विरोधी नहीं है। उदारवादी जो है बहुसंस्कृतिवाद के अगेंस्ट में नहीं है, परंतु उदारवादियों के अनुसार वह बहुसंस्कृतिवादी बुरे हैं। परंतु उदारवादियों के अनुसार बुरे हैं जो संस्कृति की रक्षा के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करते हैं। मतलब उदारवाद उनकी आलोचना करते हैं उन बहुसंस्कृतिवादियों की जो संस्कृति के नाम पर व्यक्ति की आज़ादी छीनते हैं। इसीलिए उदारवाद एवं बहुसंस्कृतिवाद के मध्य सामंजस्य भी है, थोड़ा बहुत हेर फेर भी है, पर सामंजस्य है। अब निष्कर्ष क्या है? हैकर HACKER ने सही ही कहा है कि उदारवाद को कोई बहादुर व्यक्ति ही परिभाषित कर सकता है, क्योंकि इसके अनेक रूप हैं, परंतु 21वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा ही सबसे प्रभावशाली है। हैकर का मानना था कि उदारवाद को कोई बहादुर व्यक्ति ही परिभाषित कर सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे रूप हैं। 21वीं सदी में उदारवादी विचारधारा ही सबसे प्रभावशाली है। ठीक है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करते हैं सवालों की। सवाल पढ़ते हैं, फिर उसके उत्तर भी देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, क्या आप ये मानते हैं कि एक उदारवादी समाज नैतिक एवं सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करता है, लेकिन यह सहभागी राजनीतिक मूल्यों की भी इच्छा रखता है? मतलब सब पार्टिसिपेट करें। तर्क सहित व्याख्या कीजिए। मतलब एक तरफ कह रहा है कि विविधता को स्वीकार करता है सांस्कृतिक, और दूसरी तरफ कहता है मूल्यों की भी इच्छा रखता है क्या? पर इसके उत्तर में आप कह सकते हैं नैतिक विविधता होगी जब समाज लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होगा। ठीक है, नैतिक विविधता होगी तब समाज लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होगा। सांस्कृतिक विविधता, बहुसंस्कृतिवाद, इन सब पे ज़्यादा जो मतलब वही है जो हमने अभी पढ़ा था। उदारवाद तो कहते हैं कि सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर लेंगे, पर वो व्यक्ति की आज़ादी को दमन ना करे, ये कंडीशन रखते हैं। अगर वो दमन करता है तो वो उसे बुरा मानते हैं। सहभागी मूल्य तो यही हैं: स्वतंत्रता, मताधिकार, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, संवैधानिक शासन। ये सभी मूल्य तो वैसे होने ही चाहिए, सभी नागरिकों के लिए इच्छा रखता है। लोकतांत्रिक समाज, डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उदारवाद पश्चिम की विचारधारा है और यह गैर संदर्भी पश्चिमों के लिए उपयुक्त नहीं है? मतलब उदारवाद पश्चिम की विचारधारा है, पर ये जो गैर पश्चिमी लोग हैं उनके लिए उपयुक्त नहीं है। कहाँ तक आप इस विचार को समझते? ये तो मानते हैं उदारवाद एक पश्चिम की विचारधारा है, इसमें कोई शक नहीं है,
उत्तर में क्या बोल सकते हैं हम? उदारवाद एक पश्चिम विचारधारा अर्थात इसका उदय पश्चिम से ही देखा जा सकता है। उदारवाद में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है, जबकि भारतीय इस्लामी ऐसा नहीं मानते। क्या बात है, मतलब भारत के जो इस्लामी है वो नहीं मानते, गलत मानते। साथ ही एशियाई समाज में धार्मिक मूल्यों पर बल दिया जाता है, जिस कारण उदारवाद को पश्चिम में लागू करना उपयुक्त नहीं है। मतलब भारत में लागू करना कठिन है ना, एशियाई समाजों में, ठीक है, वहाँ के अलग समाज है, अलग ढांचा है, अलग धार्मिक तरह के लोग हैं, इसलिए उपयुक्त नहीं होगा। लेकिन यह बात भी ध्यान रखने योग्य है, उदारवाद ने जिस व्यवस्था को लागू किया वह लोकतांत्रिक मूल्यों को समाहित किए हुए, और इन मूल्यों से एशियाई समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उदारवाद ने जिस व्यवस्था को लागू किया वह लोकतांत्रिक मूल्यों को समाहित किए हुए, मतलब उसमें डेमोक्रेटिक मूल्य हैं, और इन मूल्यों को एशियाई समाज में परिवर्तन करके लाया जा सकता है। अगर इन्हें लाया जाए तो परिवर्तन हो सकता है। और नंबर 3 क्वेश्चन है, उदारवादी मतांधों के संग्रह की अपेक्षा एक रुझान है। मतांधों माने मतों के संबंध में दृढ़ता, उदारवादी मतों के संबंध में दृढ़ता की अपेक्षा एक रुझान है। स्वतंत्रता, उत्तर में क्या लिखेंगे? स्वतंत्रता, समानता, विधि का शासन विद्यमान है। उदारवादी विचारों में समय समय में कुछ परिवर्तन आए हैं, परंतु कुछ बातों को लेकर इसमें रुझान बना हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल उदारवाद, नव उदारवाद, समुदायवाद। मतलब उदारवाद जो है एक ना होकर उसमें कई सारे रूप हैं, इसलिए रुझान भी है। स्वतंत्रता, समानता, विधि का शासन भी है। ठीक है, समय समय में कुछ परिवर्तन भी आए हैं।